हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं देश के उस मेगा इवेंट के बारे में जो कि स्टार्ट होने वाली है 19 अप्रैल से 1 जून तक और जिसका रिज़ल्ट 4 जून को डिक्लेयर होने वाला है। उस इवेंट में दो मेन किरदार हैं। एक है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि एनडीए का फेस है, एंड दूसरी तरफ है अपोजिशन ब्लॉक जिन्होंने रिसेंटली अपना नेम चेंज किया है INDIA। और इनके कई प्रोबेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, बट इन्होंने अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर फेस अपना डिक्लेयर नहीं किया है। तो आज हम जानेंगे कि क्या मोदी तीसरी बार जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आज सारे ओपिनियन पोल्स इस बात की और मोदी की गारंटी दे रहे हैं कि क्यों वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डिटेल पे कि क्यों वो फिर से तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सो आज हम पहले पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो है मेक इन इंडिया। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 2014 के पहले काफ़ी कम हो चुकी थी। हम काफ़ी चीज़ इंपोर्ट करने लगे थे, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और डे टू डे लाइफ जो कि आम जनता यूज़ करती है, उनमें से काफ़ी चीज़ें हम इंपोर्ट करने लगे थे। इस कारण हमारे देश में जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू वीक होने लगी थी और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो चुके थे। सितंबर 2014 में जब मोदी जी ने पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कदम उठाया, उनका पहला फोकस ये था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव किया जाए और इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का एक नया स्लोगन रेज़ किया, जिसके कारण काफ़ी प्रोडक्ट्स आज हम इंडिया में देख सकते हैं जो कि मेड इन इंडिया के नाम से काफ़ी फेमस है। सो मेक इन इंडिया के आने के बाद से आज हम काफ़ी चीज़ लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे फाइटर जेट्स हो उसमें, और काफ़ी टेलीकॉम इक्विपमेंट है 5G के लिए। जो भी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर मेड इन इंडिया। और आज डेली आम जनता के लिए भी काफ़ी चीज़ें लोकली मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही है। हम अभी भी चाइना से काफ़ी पीछे हैं, बट एक पाथ है जो कि बहुत ही लॉन्ग जर्नी है इसके लिए। तो बट हमने स्टार्ट किया है और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। अगला है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि रातों रात 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं होंगे, जिसका मेन मोटिव था कि देश से काउंटरफेट नोट्स और जो ब्लैक मनी है उसको कम करना। बट इस चीज़ से देश में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई और आज भी यह डिबेटेबल है क्या जिस इंटेंशन से गवर्नमेंट लाई थी वो सक्सेस हुआ कि नहीं। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा डेटा पेश नहीं किया है जिसमें ये प्रूव हो सके कि कितना ब्लैक मनी गवर्नमेंट को वापस आया। बट हाँ, उस चीज़ से एक डिफरेंट चीज़ का इन्वेंशन हुआ जो था डिजिटल इंडिया, जिसकी वजह से आज इंडिया डिजिटली काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है और उसका स्टार्ट हुआ UPI से, जिसकी वजह से आज हम देश में मल्टीपल UPI कंपनीज देख सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे और बहुत सारी, जिसकी वजह से आज देश में छोटा पेमेंट भी UPI के थ्रू होता है। इनिशियली इसका मजाक उड़ाया गया अपोजिशन के द्वारा, बट आज आप देख सकते हैं चाहे 2 रुपये का आपको सामान खरीदना है या लाखों का सामान खरीदना है, आप UPI प्रेफर करते हैं। अगला है GST। जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST सिस्टम लागू किया, जिसका मेन एम था टू बिकम अ कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। बट GST क्यों? क्या GST से पहले कोई टैक्स नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं। GST से पहले हम वैट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और डिफरेंट टैक्स पे किया करते थे, और इन्हीं चीज़ों के कारण ये टैक्स को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना देती थी। इसके कारण GST को लागू किया गया और इसके कारण आज बिजनेस को अपना टैक्स पे करने में काफ़ी ईजी होती है। अगला है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सन 1980 में राजीव गांधी के समय उन्होंने ये प्रपोज किया। इसका मेन रीज़न ये था कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पैसा आम जनता के लिए भेजती थी तो उसका सिर्फ 15% ही उनको मिलता था, 75% मिडिल मैन खा जाते थे। ये चीज़ इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुई सक्सेसिव गवर्नमेंट के द्वारा। बट 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया जो था जैम, जन धन आधार मोबाइल, जिसके थ्रू उन्होंने आधार सिस्टम लेके आया और लोगों के अकाउंट खुलवाए, जिसके कारण आज बेनिफिशियरी को उसका अमाउंट विदाउट मिडिल मैन डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा जा सकता है। इंडिया की GDP 2013-14 में 11 पोजीशन पे थी, जो थी $1.86 ट्रिलियन। नाउ आज बढ़ के 2023-24 में इंडिया की GDP हो चुकी है $4.1 ट्रिलियन। इवन दो हमने 2 साल एक कंप्लीट लॉकडाउन देखा जहाँ ड्यू टू कोविड। इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी 2013-14 में जो कि थी 89,000 रुपीज़, नाउ बढ़ के अबाउट 2 लाख हो चुकी है। सो इससे ये पता चलता है कि देश में GDP ग्रोथ काफ़ी हुई है और इंडिया नाउ बिकम अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और मोदी ने ये गारंटी दी है कि उनके 3rd टर्म में
इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। मोदी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस किया। तो हम जानते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने इसके बजट को इम्प्रूव किया। 1.4 लाख करोड़ से इसको 2.4 लाख करोड़ पे लेके आया और आज इंडियन रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही है। चाहे इसके लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना पड़े जिसपे लॉजिस्टिक का ट्रांसफ़र ईजी हो सके, और चाहे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए और सर्विस के लिए नए ट्रेन्स और नया सिस्टम लगाना पड़े। आज रेलवे स्टेशन को भी क्लीन और इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि उसे वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके, और ट्रैक्स को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। अभी तक 52,000 किलोमीटर न्यू ट्रैक्स लग चुके हैं और हर साल देश में 5,000 किलोमीटर न्यू ट्रैक्स लग रहे हैं। और अगला डेवलपमेंट है रोड एंड हाईवेज। जो लेंथ ऑफ हाईवेज थी उसकी जो लंबाई थी वो 91 किलोमीटर थी, लेकिन आफ्टर मोदी गवर्नमेंट इसकी इंक्रीमेंट हुई है 60% की, लाइक 1,46,145, और 25,000 से भी ज़्यादा हाईवेज कंस्ट्रक्शन हुई है। और अगर बजट की बात करें, कितना बजट लगा है ये रोड हाईवेज बनाने के लिए, इसकी इंक्रीमेंट हुई है अगर कंपेयर करो तो प्रीवियस ईयर 2.7% बूस्ट हुई है। स्पेशली इन हाईवे एंड एक्सप्रेसवे में जो लेन है, पहले 2 लेन थी, अब वो 4 लेन में कन्वर्ट हुई है, और 4 नेशनल एक्सप्रेसवे भी बनी है, लाइक दिल्ली टू मेरठ बोल दीजिए, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे। ये सारी एक्सप्रेसवे अंडर मोदी गवर्नमेंट बनी है और ये सारी कंप्लीट हो गई है। और 4 धाम यात्रा के लिए, जिससे यात्री को सुविधा और बढ़े, उनके लिए अटल टनल जैसे और भी टनल कंस्ट्रक्शन हुई है और हो रही है, जिससे वो कोई भी वेदर में, चाहे स्नोफॉल हो चाहे बारिश हो, उसमें आराम से वो ट्रैवल कर सके और इससे इनका समय भी बचेगा। अंडर मोदी जी गवर्नमेंट लाइक एयरपोर्ट की बढ़त हुई है, लाइक इन 2014 में 74 थी, बट इन 2023 में इट इंक्रीज टू 148 एयरपोर्ट। इसका मेन एम कि लोग आराम से ट्रैवल कर पाए, लाइक वो चाहे वो फॉरेन ट्रैवल करना चाहे या कोई डोमेस्टिक नीड के लिए ट्रैवल करना चाहे। प्रीवियस जो थी 5 वाटरवेज थी इन इंडिया में, आफ्टर मोदी गवर्नमेंट इसकी इंक्रीमेंट हुई है 111। आउट ऑफ 111 में 13 जो है ऑपरेशनल है फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन में। और मोदी जी का मेन एम है, अगर वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये वाटरवेज इंक्रीज टू 23 वाटरवेज हो जाएगी। अंदर मोदी जी गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किए गए इन डिफरेंट सोसाइटी सेक्टर। पहला है जल जीवन मिशन, मीन्स हर घर में जल। इसका मेन मकसद है हर घर में वाटर सप्लाई करना, स्पेशली इन रूरल होम। और इसका कुछ डेटा है जो इंक्रीमेंट हुई है, लाइक इन 2019 में अगर कंपेयर करें तो 16.77% था, बट अभी तक इसकी जो बढ़त हुई है 17.4% की बढ़त हुई है। और अभी ये टैप वाटर सप्लाई का प्रोग्रेस चल ही रहा है और इसका मेन मकसद है कि 100% वाटर सप्लाई हर घर में हो। और अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका मेन एम है 2 करोड़ से ज़्यादा हाउस प्रोवाइड करना है, अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करना है मिडिल क्लास लोगों के, जो अनऑथराइज कॉलोनी में या स्लम में या रेंटल होम में रहते हैं उनके लिए, और जो लो इनकम है उनके लिए भी। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड होती है वोमेन को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगला है आयुष्मान भारत योजना। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फॉर लो इनकम फैमिलीज। और आफ्टर मोदी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी बहुत ही फोकस में आई। इनका मेन मकसद था आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, राष्ट्रीय हितों को मजबूत करना और इंडिया को ग्लोबली मजबूत करना। तो पहला पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसमें मोदी जी ने इंपॉर्टेंस दिया अपने पड़ोसी देशों को, जैसे म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और भी ऐसे देशों पे। इनका मेन मकसद था इंडिया की कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो हमारे कल्चर और वैल्यू को रिस्पेक्ट करे। अगला है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसकी मेन नीति थी लाइक ईस्ट एशियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली एशियन नेशन, जापान हो गया, कोरियन हो गया, उसके साथ अच्छे संबंध बना, जिससे हमारी इकोनॉमी और भी डिफरेंट फील्ड में अलाइनमेंट मजबूत हो और इससे इंडिया का फायदा हो। और ये मोदी जी की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी थी। इमेज प्रॉब्लम, पहले मोदी जी बाय वॉशिंगटन बैन किए गए थे फॉर ट्रैवलिंग यूएस। जब मोदी जी पीएम बने तो ये बैन हटा दिया गया। इन 2014 में मोदी जी यूएस गए इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, और इनके डिप्लोमेटिक स्पीच जो लोगों को बहुत पसंद आए और यूएस और इंडिया में भी काफी प्रेज मिला। आफ्टर
ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इनके संबंध बहुत अच्छे रहे, जिसके कारण इंडिया की डिफेंस एंड मिलिट्री सर्विस को बहुत ही फायदा हुआ। अगला है इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी जी ने यहाँ भी कॉन्फिडेंटली डिसीजन लिया था अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर आवर नेशन सिक्योरिटी एंड आवर सोल्जर के लिए, जिसके लिए लोगों ने इन्हें काफी प्रेज दिया था। अगर ओवरऑल देखो तो मोदी जी ने इंडिया के आउटलुक को बहुत ही अलग अलग तरीके से चेंज किया है। ये हमेशा रीसेट एंड रीस्टार्ट मोड में रहते हैं, जिससे इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बना के। जहां मोदी जी को प्रेज मिला है तो वहां क्रिटिसाइज भी मिला है। पहला क्रिटिसाइज था डिमोनेटाइजेशन में जब मोदी जी ने बैन किया था 500 से 1000 रुपए का नोट, तो रातों रात लोगों में खलबली मच गई थी और लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया। कई लोगों ने समझा भी कि इसका मेन रीजन क्या था। इसका मेन रीजन था इंडिया को डिजिटली इंडिया बनाने का। और अगला है फार्मर प्रोटेस्ट लॉ। मोदी जी के गवर्नमेंट में जब फार्मर लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारे फार्मर ने प्रोटेस्ट किया था। उन्हें लग रहा था कि ये प्राइवेटाइजेशन में ना चले जाए और इनका इनकम कहीं ख़त्म ना हो जाए और उनका फील्ड जो उनका फार्म है वो जब्त ना हो जाए। लेकिन मोदी जी जो कर रहे थे वो फार्मर के बेनिफिट में कर रहे थे, सिर्फ फार्मर को अच्छे इनकम मिले। बट उसमें से कई फार्मर समझे भी और कई फार्मर नहीं भी समझे। स्पेशली पंजाब और हरियाणा में जहाँ किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोगों ने स्ट्राइक भी किया और ये जो लॉ है रीअपील भी हुई। अगला है रिलीजियस परसेप्शन। प्रीवियस बीजेपी आरएसएस एक थी और इनका जो झुकाव हिंदू की तरफ ज़्यादा था, जिसके कारण लोग इन पे ब्लेम लगाने लगे कि ये हिंदू को नेशनलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर दूसरा बोल दो तो हमारे इंडिया में हिंदू संस्था बहुत है। अगर हिंदू के लिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें अगर ये हिंदू संस्था सपोर्ट कर रही है, माइनॉरिटी को प्रॉब्लम होती है और वो स्पेशली क्लेम करते हैं इनका मेन एजेंडा है हिंदू को नेशनल प्रमोट करना। अगला है इकोनॉमिक चैनल्स। लाइक आफ्टर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो इकोनॉमिक फेस की थी इंडिया, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, आप इसका ब्लेम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं। ये एक डिबेटल पॉइंट इसलिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी तो निकाल ही रही है जैसे मेक इन इंडिया। इनका मेन मकसद है इंडिया को डिजिटली बनाना, मीन्स अपग्रेड कर रहे हैं, इंडिया को अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमें इसके साथ साथ अपने को भी अपग्रेड करना चाहिए। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें भी अपने जो स्टेट में है उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना, सिलेबस ऑफ स्कूल कॉलेज इनको इम्प्रूव करना और भी ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना। और अगला खुद पे, अगर आपका नॉलेज 10-20 साल का पुराना नॉलेज है और आप सेम नॉलेज आज के टेक वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं या आज के न्यू जॉब में यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो यूज़ नहीं होगा। तो हमें खुद को भी अपग्रेड करना है। यहाँ अगर गवर्नमेंट जॉब में देखो, अगर 1 लाख की सीट में 10,000 लोग भर रहे हैं तो उसमें 10,000 ही लोग को जॉब मिलेगी, बाकी लोग को तो जॉब नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें खुद को अपग्रेड करना चाहिए। वहीं प्राइवेट सेक्टर में देखो, वहाँ जॉब है लेकिन वहाँ स्किल चाहिए, तो आपके स्किल को, अपने स्किल को आपको अपग्रेड करना चाहिए बेस्ड ऑन दी जो मार्केट चल रहा है। तो इसलिए ये डिबेटेबल पॉइंट है। अगला है मणिपुर इंसिडेंट। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एनडीए की थी, बट दोनों ने काफ़ी लंबे समय तक कुछ नहीं बोला और बोला भी तो बहुत लेट से बोला, जो बहुत ही निराशाजनक थी। और खासकर ये मेन मुद्दा था वुमेन सेफ्टी के लिए। चलो, ये प्रेज और क्रिटिसाइज तो हर के जीवन में चलता है, चाहे वो अपनी निजी ज़िंदगी हो चाहे वो पीएम की ज़िंदगी हो, सबके ज़िंदगी में प्रेज एंड क्रिटिसाइज चलता है। एक साइड तो हम लोग मोदी गवर्नमेंट का अप्स एंड डाउन्स देखा, अगला साइड देखते हैं INDA जिन्होंने अलायंस बनाया है 26 अपोजिशन पार्टी मिला के अगेंस्ट NDA फॉर इलेक्शन इन 2024। इसमें 2 नेशनल एंड 24 रीजनल पार्टीज है जो कंबाइन करके बना है। और इसके जो को फाउंडर नीतीश कुमार, इनको तो हम लोग दल बदलू पार्टी बोल ही सकते हैं, क्योंकि जहां इनका फायदा है वहां ये कूद जाते हैं। जब इनको दिखा कि इनका फायदा INDA में नहीं है तो ये कूद के NDA में चले गए। तो इन पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अगला मेन फेस लालू प्रसाद यादव, ये भी कास्टिज्म पे खेलते हैं, स्पेशली इन बिहार। ये मोस्टली हवाबाजी में ही रहते हैं। अगला अजीत पवार, ये भी NDA में चले गए। जयंत प्रभाकर पाटिल, ये भी NDA में चले गए। अरविंद केजरीवाल अभी रिसेंटली शराब के स्कीम में पकड़े गए हैं, वो जेल में बंद है। अगला ममता बनर्जी, वो अपने बंगाल में अलग ही लड़ रही है। तो इन सब में एकता कहाँ है? सिर्फ बोलने के लिए एकता है। ये INDA पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र यहाँ चल रही है, लेकिन बाकी कहीं भी नहीं। और ये सारे नेता के बीच में कोई पावरफुल फेस नहीं है जो लोगों को अट्रैक्ट करे वोट करने के लिए। और ये सारे नेता आपस में ही लड़ रहे हैं PM के रेस के लिए। और अभी तक PM के इलेक्शन के लिए कोई फेस भी रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। देखो, इलेक्शन तो आने ही वाला है और आपको कौन लगता है कौन आना चाहिए, INDA या NDA? ये मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो, यही ख़त्म होता है मेरे न्यूज़ का पिटारा। अगर कुछ बोलना हो या कोई भी शिकायत हो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।
अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सिया।